दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अमित जोन यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है राष्ट्रपति के बारे में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि दिल थाम के बैठिए और कान खोल कर बैठिए। ठीक है, तो इससे बाहर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। मोस्ट ऑफ द टॉपिक राष्ट्रपति से कवर्ड है और ये एग्ज़ाम में बार बार आते रहता है, इसीलिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाया मैंने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो राष्ट्रपति के बारे में कौन से आर्टिकल में डिफिनीसन है सबसे पहले, तो आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति के बारे में बोला जाता है, डिफिनीसन दिया गया है राष्ट्रपति। इलेक्शन के बारे में बात किया जाए तो आर्टिकल नंबर 54 में ये द प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो अभी के हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, और ये कब से हैं तो 25 जुलाई 2017 से अभी तक ये हमारे देश में प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो चलिए कुछ और फैक्ट जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो है राष्ट्रपति जिनको पद मिलेगा वो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत के नागरिक का उनके पास सिटीजनशिप होना चाहिए, 35 ईयर्स एंड एबव होना चाहिए। ठीक है, तो जिनका 35 ईयर से कम है वो राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। तो एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये आ जाएगा, आगे जाके हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आता है तो एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा लिखा रहता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एलिजिबल मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबल का बात कहा गया है, ये मेंबर ऑफ लोकसभा हैं या नहीं ये ज़रूरी नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके पास होना चाहिए। टर्म कितना होता है, तो आर्टिकल के ये टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है आर्टिकल नंबर 56 में। ठीक है, तो 56(1) में बताया गया है टर्म के बारे में। राष्ट्रपति का टर्म होता है 5 ईयर्स का। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रपति को इलेक्ट होने के लिए मैक्सिमम एज क्या है, तो एज लिमिट है क्या। तो मैं बता देता हूँ, एज लिमिट नो अपर एज लिमिट है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो राष्ट्रपति का सैलरी प्रेजेंट डेट में सैलरी है 5 लाख रुपीज़, और इनका जो पेंशन बनता है, जैसे अभी श्री प्रणब मुखर्जी का पेंशन बन रहा है वो 9 लाख रुपीज़ है, तो 9 लाख पेंशन है। अभी 5 लाख रुपीज़ पर मंथ जो है उनका ये है सैलरी है, और 9 लाख रुपीज़ पर एनम इनका पेंशन बनता है। ठीक है, ओथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति को सबसे पहले ओथ के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 60 में बताया गया है ओथ के बारे में राष्ट्रपति के। तो ओथ राष्ट्रपति को दिलाएगा कौन, ये बड़ी बात है। ओथ राष्ट्रपति हैं, सबसे बड़ा पद है देश का, तो ओथ दिलाएंगे इनको CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी है कौन हमारे देश में, इससे सवाल आता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्हीं को बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो हैं SA बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े जो हैं वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं हुए तो कौन जिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट SC जो है सुप्रीम कोर्ट का टॉप मोस्ट मतलब जो सबसे एजेड जो ये जज हैं जो CJI के बाद आते हैं, वही इनको ओथ दिलाएंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए ओथ दिलाते हैं, तो इन सब के बारे में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पावर्स के बारे में। तो इस वीडियो बनाने का मतलब ये ही था मेरा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं राष्ट्रपति के पास पावर ही क्या होता है, राष्ट्रपति तो एक पोस्ट है, बाकी पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्राइम मिनिस्टर देश चलाते हैं, राष्ट्रपति के पास ज़्यादा कुछ पावर नहीं होता है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होता है। ठीक है, सबसे पहला पावर है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में बताया गया कि राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, कैसे भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को तब भंग करेगा जब जो प्रधानमंत्री जो हैं ये और जो रूलिंग पार्टी है देश का, वो अपना मेजॉरिटी सदन में प्रूव नहीं कर पाए। तो लेजिस्लेटिव पावर ये राष्ट्रपति का है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और क्या है, और है कि लोकसभा जो है, लोकसभा में ये 2 एंग्लो इंडियंस का
ये 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा में टोटल 12 नॉमिनेशन राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, 2 एंग्लो इंडियन। तो याद नहीं आ रहा है, शायद 331 में 331 में शायद दिया गया है एंग्लो इंडियन के बारे में, चेक कर लीजिएगा आप लोग। और एंग्लो इंडियन के बारे में अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2 एंग्लो इंडियन का पोस्ट हटा करके ये शेड्यूल ट्राइब को और शेड्यूल कास्ट को दे दिया गया है। ये चीज़ शेड्यूल ट्राइब को दे दिया गया है 2 एंग्लो इंडियन का पोस्ट हटा करके अभी। तो ये लेजिस्लेटिव पावर में आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, तो देश के नॉमिनल हेड जो हैं राष्ट्रपति होते हैं। तो ये बात बहुत लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मन में आ रहा होगा यही सुनने के बारे में कि CDS फिर क्या होता है। CDS जब आ गया तो राष्ट्रपति से बहुत पावर छीन गया। तो राष्ट्रपति से क्या क्या पावर छीना, तो CDS जो है राष्ट्रपति से वो पावर छीना नहीं है कुछ, बस ये है कि CDS जो है, जो आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, इन सभी का हेड CDS को बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी जो है बिपिन रावत जी। और इनको जो बनाया गया है ये क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं हमारे आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को डायरेक्ट कर सकते हैं, और कुछ सुझाव अगर हो कि कैसे बेटरमेंट करें तो वो दे सकते हैं, कि ये पावर है CDS के पास, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव पावर में आएगा वो राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव में पावर में ये आएगा कि ये AGI मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में किस आर्टिकल में बात किया गया है, तो इनके बारे में आर्टिकल नंबर 76 में बात किया गया है। तो इनको ओथ दिलाएंगे, और किसको दिलाएंगे, CAG को दिलाएंगे, ठीक है, CAG को दिलाएंगे, और किसको कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को दिलाएंगे, ठीक है, और किसको दिलाएंगे, चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर को दिलाएंगे, ठीक है, और किसको दिलाएंगे, UPSC के मेंबर्स जो होते हैं उनको दिलाएंगे, ठीक है, और किसको दिलाएंगे, तो ये फाइनेंस जो कमीशन होता है उसके मेंबर्स जो हैं उनको दिलाने का बात कहा गया है। 280 नंबर आर्टिकल में बताया गया है फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को ये ओथ दिलाएंगे, ठीक है। और जो हम लोग एक और पॉइंट जो लेजिस्लेटिव पावर में छूट गया था वो पे उसके ऊपर आते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में बस यही था जो इनका ओथ दिलाना है, और ये नॉमिनल हेड हैं देश के। तो अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर का जो छूटा हुआ था। लेजिस्लेटिव पावर में छूट गया था आपका ऑर्डिनेंस का पावर है राष्ट्रपति के पास, अध्यादेश लाने की पावर। जब कोई भी पार्टी जो है रूलिंग पार्टी सदन में नहीं होती है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और इसके बारे में आर्टिकल 1, 2, 3 में दिया गया है, ठीक है। और स्टेट में अगर लाना हो ऑर्डिनेंस तो कौन जिम्मेवार है इसके लिए, तो गवर्नर ला सकते हैं स्टेट में ऑर्डिनेंस। वो किस आर्टिकल में दिया गया है, वो आर्टिकल बस ये 1, 2, 3 प्रेसिडेंट के लिए, 2, 1, 3 ये हो गया आपका गवर्नर के लिए ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है। और क्या बोला गया लेजिस्लेटिव पावर में, लेजिस्लेटिव पावर में और आता है मनी बिल। मनी बिल जो है गवर्नमेंट, जब ये पावर है प्रेसिडेंट के पास कि सदन में पास हो जाए मनी बिल, उसके बाद जब तक अप्रूवल प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकता तब तक मनी बिल देश में लागू नहीं होगा। तो मनी बिल के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, 110 के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में जो प्रेसिडेंट सुझाव देंगे वो किस आर्टिकल में दिया गया है, 111 के बारे में, 111 में दिया गया है, ठीक है। और फाइनेंस बिल बोलेगा तो फाइनेंस बिल आ जाएगा 117 आर्टिकल नंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पावर में देखते हैं क्या है, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या आता है राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, तो CJI को ओथ दिलाते हैं, CJI को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और जुडिशियल पावर में क्या आता है, तो पार्डनिंग पावर, जो आप लोग देखे होंगे अभी निर्भया का केस आया था, निर्भया का केस में पार्डनिंग पावर का यूज हुआ था प्रेसिडेंट का, क्षमादान जो बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 72 में बताया गया है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर गवर्नर का पूछेगा, ये प्रेसिडेंट का है, ठीक है, गवर्नर का पूछेगा तो 161 आर्टिकल नंबर 161 याद रखिएगा आप लोग, गवर्नर के लिए, गवर्नर का पार्डनिंग पावर है। इसमें क्या है कि जो है मृत्यु जो है ना, मृत्यु जो अगर किसी को मिला, फांसी मिला हो, और तो वो फांसी माफ़ करवा सकते हैं, सारा जो किसी पे लगा गया इंजाम और जो अंडर कानून क्रिमिनल केस चल रहा है, ठीक है, तो वो सारा ये केस को माफ़ करवा सकते हैं प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल नंबर 72 में पार्डनिंग पावर में कहा गया है। तो क्या ये डेथ पेनल्टी को माफ़ करने वाला पावर गवर्नर के पास भी है क्या, तो नहीं, गवर्नर के पास डेथ पेनल्टी माफ़ करने का पावर नहीं होता, ठीक है। तो ये जुडिशियल पावर में आ गया।
आपका प्रेसिडेंट का। देखते जाइए कितना पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या है प्रेसिडेंट का? तो फाइनेंशियल पावर आता है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो बजट पेश कर सकते हैं। बजट पेश करने का हक जो अधिकार जो है इन्हीं प्रेसिडेंट के पास ही है। और प्रेसिडेंट जो है ये काम जो है किससे करवाते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री से करवाते हैं। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमण जी के पास। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से ये बजट पेश करवाते हैं। अभी का रूलिंग पार्टी जो होता है उसके फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये बजट पेश करवाते हैं। तो ये हो गया इनका फाइनेंशियल पावर, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और फाइनेंशियल पावर में एक और बात है, ठीक है। क्या आता है फाइनेंशियल पावर में कि जो हर एक 5 साल के बाद ये जो है मिनिस्ट्री चेंज होने का बात है। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जो है चेंज होगा, सत्ता बदलेगी और ये तो चेंज होना ही है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिप्लोमेटिक पावर में, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर क्या है? डिप्लोमेटिक पावर जो है ये है कि राष्ट्रपति अपने देश का किसी भी, जैसे हम लोग जानते हैं ना एम्बेसडर भेजते हैं, जैसे अभी एम्बेसडर भेजा गया भारत का ब्रिटेन में, यूएन में, तो यूके में भेजा गया, किन्हें भेजा गया? गायत्री कुमारी को भेजा गया है, ठीक है। उसी तरह जो एम्बेसडर और राजदूत सब जो होते हैं ये डिप्लोमेटिक पावर में आता है राष्ट्रपति का, और ये किसी भी देश में भेज सकते हैं ये। और ये कोई भी देश वाला जो दूसरा देश का यहाँ पे एम्बेसडर अपॉइंट करता है तो वो सब आता है डिप्लोमेटिक पावर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर क्या है? तो यही सबसे सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कमांडर जो देश के होते हैं ये कहा गया है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ, मतलब ये देश के हैं, तो वो वही वार का घोषणा कर सकते हैं। अगर कोई वार होगा दो देश के बीच में तो इनका परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। इनके परमिशन के बिना वार नहीं हो सकती है, ठीक है। CDS ये परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो ये सब अंतर है CDS और प्रेसिडेंट में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो और ना लास्ट में आ जाते हैं हम लोग इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर जानते हैं हम लोग देश में 3 तरह का इमरजेंसी लगता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में कहा गया है, स्टेट इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 में कहा गया है, और एक और आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं नेशनल इमरजेंसी में कहा गया है जबकि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या किसी देश में दूसरा देश का आक्रमण हो गया हो तो उस समय ये आता है आर्टिकल 352 का यूज किया जाता है। ये कब कब यूज किया गया है? तो याद रखिए आप लोग 1962 में यूज किया गया है, 1971 में यूज किया गया है, और एक 1975 में यूज किया गया है, ठीक है। तो 1975 वाला थोड़ा स्पेशल था, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें वॉर के कारण यूज किया गया है या किस कारण से ये 1975 वाला इमरजेंसी यूज किया गया है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल नंबर 356 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। आर्टिकल नंबर 356 क्या कहता है? जब कोई भी राज्य अपना जुडिशियल सिस्टम सही से नहीं चला पा रहा हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस स्टेट में आ गया हो तो ये आर्टिकल 356 जो है राष्ट्रपति शासन को बोला जाता है, और ये राष्ट्रपति शासन वो स्टेट में लग जाता है जब हैंडल नहीं हो रहा। और किसके परमिशन का आवश्यकता है ये राष्ट्रपति पावर लगाने के लिए? तो याद रखिएगा जब तक गवर्नर स्टेट का ये परमिशन नहीं देगा या डिक्लेयर नहीं करेगा कि यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस बढ़ गया है या जुडिशियल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति ये नहीं लगा सकते हैं 356, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और लास्ट में आते हैं 360। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किसे कहा गया है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा गया है जब हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, बहुत पैसे का कमी हो गया हो तो कंटिजेंसी फंड से राष्ट्रपति जो है देश को पैसा निकाल के दे सकते हैं। हाँ, जब इमरजेंसी ख़त्म होगा या जब पैसा निकाल के दे देंगे ज़रूरत के समय बाद में पार्लियामेंट से इन्हें परमिशन लेने का आवश्यकता होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 360 याद रखिएगा, अभी तक देश में एक भी बार नहीं लगा गया है, ठीक है। अब चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन सब प्रेसिडेंट के बारे में बनता है? तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डैट देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में बोला गया है? तो डिफिनीशन का बात किया गया है, तो आर्टिकल 52 में बात किया गया है प्रेसिडेंट के डिफिनीशन के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 56 क्या बोलता है? कार्यकाल के, प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना समय का होगा? तो जानते हैं 5 साल का होगा कार्यकाल। और एक बात याद रखिएगा, जब 5 साल पूरा होगा उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट थ्रू होंगे,
उससे पहले भी प्रेसिडेंट का काम आएगा। तो प्रेसिडेंट पहले इलेक्ट हो जाते हैं, 5 साल जो एज है इनका, ये जो कार्यकाल है वो टर्म जो है उसको पूरा करने से पहले ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं। और जिस दिन से ऑफिस घुसते हैं, ऑफिस इन करने के बाद 5 साल तक ये प्रेसिडेंट ऑफिस में रहेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 54 कहा गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का तरीका कहाँ से लिया गया है पूछेगा तो बताएंगे आंसर में आप लोग आयरलैंड। आयरलैंड ही है वो देश है जहाँ से आर्टिकल नंबर 54 लिया गया है, इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, प्रेसिडेंट कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। और भी एक चीज़ था, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आइए देखते हैं। 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो पहला तो होना ही चाहिए, आप लोगों को पहले बताया गया है 35 ईयर्स ऑफ एज। और ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो हमने जैसे पहले आप लोगों को बताया राज्यसभा के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए, ये जो है लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं हो जाएगा। थर्ड, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, यस। तो राष्ट्रपति को इंडियन सिटीजन होना, भारतीय नागरिकता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु पार्टिसिपेट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इस ऑप्शन पे मैं बाद में आता हूँ, अभी अगला ऑप्शन देखता हूँ। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट का बात है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा आंसर, स्टेट का बात कर दिया गया। मेंबर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज तो और गलत बात हो गया, यूनियन टेरिटरीज या तो देश लेवल का बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन क्या बोला गया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्टेड मेंबर ही बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर ही एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है और उसके इलेक्शन के लिए। तो हम लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इलेक्टेड मैंने क्यों बोला, हम लोग नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड अगर ऑप्शन में रहता तो वो हम लोग टिक मार के नहीं आते, क्यों, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर तो होता है 2 एंग्लो इंडियन और 12 जो है राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, 2 एंग्लो इंडियन और 12 जो है राज्यसभा में, ठीक है। तो ये इनको तो नॉमिनेट खुद राष्ट्रपति ही करते हैं, तो राष्ट्रपति अपने आप को थोड़ा इलेक्शन के लिए नॉमिनेट कर देंगे, तो इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर का बात नहीं आता है यहाँ पे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर का बात आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेंटली करेक्टिव मैच, ठीक है। तो आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 54 में दिया गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 60, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का सबसे पहली बात लिया कहाँ से गया है, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यूएस से लिया गया, यूएसए से, ठीक है। तो यहाँ से प्रोसीजर आता है इम्पीचमेंट का। और आर्टिकल 60 में नहीं कहा गया, ये बात आर्टिकल 61 में कहा गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये बी वाला सही है, ठीक है। आर्टिकल 123, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया, अध्यादेश जारी करने का जो पावर है वो आर्टिकल 123 में बताया गया है प्रेसिडेंट का, और गवर्नर का पूछेगा तो 213 में, ठीक है। और आर्टिकल 60 में आप बात करेंगे क्या दिया गया है, नॉट करेक्टली मैच, तो आर्टिकल 60 वाला हो जाएगा। आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 60 में दिया गया है, आर्टिकल 60 में बात कहा गया ओथ का, ठीक है। प्रेसिडेंट जो ओथ लेंगे उनका व्यवस्था किसमें किया गया है, आर्टिकल 60 में। तो इनको ओथ दिलाएगा कौन, सीजीआई दिलाएगा, और नहीं रहने पे सुप्रीम कोर्ट का हाई लेवल के जो जज हैं वो दिलाएंगे इनको ओथ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ कैन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वैकेंट। तो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वैकेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप लोग देखिएगा। पोस्ट ऑफ कैसे वैकेंट हो जाएगा, तो एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, ठीक है। जब 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे पोस्ट वैकेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा, बाय हिज रेजिग्नेशन, ठीक है, रेजिग्नेशन से हो सकता है। तीसरा, ओनली ऑन कमेंसमेंट ऑफ इम्पीचमेंट इन राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली जो लगा दिया ना, यहीं पे गलत बात है। तो इनका जो इम्पीचमेंट का बात है ये किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को हम लोग जानते हैं कि अपर हाउस कहा गया है,
लोकसभा को लोअर हाउस कहा गया। तो लोअर एंड अपर हाउस किसी भी हाउस में इनका इम्पीचमेंट के कमेंसमेंट के बारे में हो सकता है स्टार्ट, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इम्पीचमेंट कैसे होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाना है तो क्या होगा। तो राज्यसभा में सबसे पहले अगर हम लोग राज्यसभा में जाते हैं, राज्यसभा का 1/4 मेंबर से सिग्नेचर चाहिए होगा इस कमेंसमेंट पे, ठीक है, कि राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। और उस सिग्नेचर पे राज्यसभा के टोटल राज्यसभा के 2/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, उससे परमिशन चाहिए होगा कि वो सहमति जताएंगे कि हाँ राष्ट्रपति को हम हटाना चाहते हैं। अगर ये परमिशन दे दिए तो उसके बाद 14 दिन का टाइम राष्ट्रपति को दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपका कार्यकाल स्टार्ट हो गया है, मतलब कि आपका जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ चला जाएगा ये लोकसभा में, और लोकसभा में भी यहाँ पे 2/3 मेंबर अगर यहाँ पर से दे दिए वोट कि हाँ हटाना है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति हट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा अपॉइंटमेंट नहीं मेड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, CAG कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं। तो स्पीकर को अपॉइंट करने का ताकत, ये पावर जो है ये नहीं दिया गया प्रेसिडेंट को, ठीक है। स्पीकर जहाँ तक मुझे पता है इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन सा पावर है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कैग जो है, कैग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, 148 में, ठीक है। तो और गवर्नर को भी अपॉइंट कर सकते हैं राष्ट्रपति, जो आर्टिकल 152 में कहा गया है, ठीक है। हर स्टेट के उनको दिलाने का काम भी उन्हीं का है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन सा पावर है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो, तीनों पावर हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। तो वीटो पावर क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो वीटो पावर है वो किस आर्टिकल में दिया गया है ये प्रेसिडेंट को। तो आर्टिकल 111 में दिया गया है वीटो पावर, जो मनी बिल पे आता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि ये जो मनी बिल अगर कोई इनके पास आया प्रेसिडेंट के पास, तो ये सीधा लौटा सकते हैं मनी बिल को, डायरेक्ट ये लौटा देंगे कि पार्लियामेंट में फिर से पास करा के लाइए, ठीक है। और दूसरा सस्पेंशन वीटो, कि सीधा खारिज कर देंगे कि हाँ ये मनी बिल पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और तीसरा पॉकेट वीटो इम्पॉर्टेंट है। पॉकेट वीटो में कहा गया है कि जो वीटो मनी बिल आएगा, मनी बिल को राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है, ठीक है। और कुछ राष्ट्रपति रख लेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। और जब 10 दिन का समय तक से ज़्यादा अगर राष्ट्रपति अपने पास रख लिए तो वो जो वीटो में दिया गया मनी बिल में वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसी 10 दिन के अंदर कांग्रेस अगर भंग हो गई, मतलब कि सत्ता में रूलिंग पार्टी जो है वो अगर भंग हो गई, तो ये लॉ नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसी पावर का दिया गया है वीटो पावर में। और एक से ज़्यादा बार, जो एब्सोल्यूट वीटो में बताया गया ना कि लौटा दिया जा सकता है, तो एक से ज़्यादा बार अगर दूसरा बार ये पार्लियामेंट में पास होकर के मनी बिल वापस आएगा तो इसे जो है राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। यही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, वो क्या बताता है, अरे रुको भाई, द प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड हिज और हर एसेंट टू द बिल, ठीक है। तो एसेंट टू द बिल किस आर्टिकल में बात किया गया, जैसे बोले वीटो पावर जो बात है, एसेंट टू द बिल रख सकता है अपना, वो आर्टिकल 111 में, ठीक है। आर्टिकल 72 में क्या कहा गया है, तो पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो क्षमादान की शक्ति है ये प्रेसिडेंट के पास, जो मृत्यु दंड को भी, डेथ पेनल्टी को भी माफ़ कर सकते हैं। ये 123 में क्या कहा गया है, तो 123 में कहा गया ऑर्डिनेंस पावर जो है। और ये 161 में क्या कहा गया है, तो जो पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर जो है ये 161 में कहा गया है, ठीक है। तो 123 में ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश लाने की पावर जो है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज द ओनली पर्सन इलेक्टेड अनअपोज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे कि जो प्रेसिडेंट बने वो कौन कौन थे। तो शुरुआत करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तीसरा जाकिर हुसैन। चौथा बीबी गिरी। फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद। छठा नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह। आर वेंकट रमन। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। KR नारायण। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर श्री प्रणब मुखर्जी, और अभी हैं 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं जो वो हैं
श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज द ओनली पर्सन इलेक्टेड अनअपोज, तो कौन थे, ये थे कौन, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी जी। तो ये कौन नंबर के प्रेसिडेंट थे, 6 नंबर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और बाकी प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ये पेश करता हूँ। ये है, हाउ मैनी फॉर्मर प्रेसिडेंट अवॉर्डेड भारत रत्न टिल नाउ, तो अभी तक कितने प्रेसिडेंट को भारत रत्न मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों के सामने है, 6 प्रेसिडेंट को मिला है भारत रत्न। तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूँगा कि किन किन को मिला है भारत रत्न। तो अभी तक मिला है श्री एस राधाकृष्ण जी को, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, APJ अब्दुल कलाम एंड प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इन 6 प्रेसिडेंट को अभी तक भारत रत्न मिला है। ठीक है, लेटेस्ट प्रणब मुखर्जी जी को मिला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन क्या है, प्रोविज़न ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। तो जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि 352 जो है नेशनल इमरजेंसी को बताता है, 356 बताता है स्टेट इमरजेंसी को, 360 बताता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी को। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन में, और इस सब के बारे में डिटेल तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, नेशनल इमरजेंसी कब लगता है, स्टेट इमरजेंसी कब लगता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस इमरजेंसी लगाने के लिए, नेशनल इमरजेंसी जब लगता है तो एक बात याद रखिएगा, इसमें जब जो है ये कैबिनेट जो है, कैबिनेट का परमिशन का आवश्यकता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, यही एक पावर के साथ एक थोड़ा रंगा भी है कि जो कैबिनेट का परमिशन लिए बिना ये नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। हाँ, पहले लगा दिए, बाद में प्रेसिडेंट जो है सदन में, कैबिनेट में जो है परमिशन ले लिए, मैक्सिमम वोट हो गया कि हाँ नेशनल इमरजेंसी लगना चाहिए, तो लग जाएगा नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, चलिए यही था वीडियो आप लोगों को। आई होप डैट यू विल एंजॉय दिस वीडियो। एंड यहाँ पे मैंने श्री APJ अब्दुल कलाम जी का फ़ोटो इसलिए लगाया, मोस्ट एलिजिबल प्रेसिडेंट थे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ये वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के एग्ज़ाम के बारे में भी, और ऐसे आप लोग अपना नॉलेज बढ़ाना चाहें फिर भी। ठीक है, थैंक यू।